वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज विज्ञान के व्यवहारिक शिक्षण में हम रक्त संबंधी रोगों पर जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें पाठ्य बिंदु के पेरिफेरल आर्टरी डिजीज पर हम आज चर्चा करेंगे। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है क्या? किन कारणों से होती है? इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? और ये जो परिधीय धमनी रोग है, इसका किन किन चीज़ों से संबंध रहता है और वास्तव में ये हमारे शरीर के किन किन भागों को इफेक्टेड करती हैं, इस चीज़ पर आज हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ को हिंदी भाषा में परिधीय धमनी रोग कहा जाता है। अब जो मस्तिष्क और हृदय के बाहर मौजूद रक्त वाहिकाएं होती हैं और धमनियां होती हैं, यह उनको प्रभावित करता है। ज़्यादातर मामलों में यह रोग धमनियों में कठोरता, वसा जमा होने के कारण होता है। ये जो हमने लिखा है धमनी कठोरता, इसका मुख्य कारण जो धमनी हैं उसमें वसा जमा हो जाना होता है। इसके कारण इसे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, इंग्लिश में PAD, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज कहा जाता है, और इसको पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज भी कहते हैं, PVD। इन दोनों में जो स्थिति है वो जो धमनी है और नस, वेन्स जिसको बोलते हैं, दोनों के बीच में ये दोनों को ही प्रभावित करती हैं। यही वो कारण होता है जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये जो PAD है, आर्टरी डिजीज जो है, वो वस्कुलर डिजीज भी मानी जाती है। परिधीय धमनी रोग से गंभीर परिणाम भी होते हैं और शारीरिक रूप से गतिविधि करने से इस स्थिति के लक्षणों में काफ़ी हद तक सुधार आता है। ये रोग है क्या? इस रोग में क्या विकार होते हैं? किन किन चीज़ों की इसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और यह किस प्रकार का विकार है, इस चीज़ के विषय में हम यहाँ पर यह ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित एक विकार होता है। इसमें हृदय व मस्तिष्क के अलावा शरीर के अन्य किसी हिस्से की नसें संकुचित होने लग जाती हैं। जो इसका इंटरनल आकार होता है, जो इसकी इंटरनल साइज कंडीशंस हैं, वो क्या होती है, वो कम होती चली जाती है। इसके अलावा इस विकार में नसें पूरी तरह ब्लॉक भी हो सकती हैं और इनमें गांठ भी बन सकती है।
यह स्थिति केवल धमनियों और नसों में ही होती है। ये मेन फंक्शंस है। तो यहाँ पर ये ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड डिजीज है। नंबर 2, यह नसों और धमनियों में धमनियों में उसका जो आकार है उसके कम होने की, अंदर के आकार के कम होने से यह उत्पन्न होती है। पर्दीय धमनी रोग में आमतौर पर दर्द या थकान महसूस होती है। मेन कंडीशंस है जो आमतौर पर जो ज़्यादातर मामले हैं, आपने देखा होगा, वो जो हमारे टांगे होती हैं उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आप देखिए कि नॉर्मली कहते हैं पिंडलियाँ जो हैं वो हमारी भर रही हैं, मतलब जो पिंडलियों में दर्द हो रहा है, तो वो जो कंडीशंस हैं वो क्या है, वो इस तरीके के रोग को परिलक्षित करती हैं। अक्सर जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तब भी यह परिलक्षित होती है। इसके अलावा यह जो पर्याप्त हिस्सों को पर्याप्त आराम देकर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जो होती है वो उसके जो उससे उत्पन्न होने वाला जो दर्द है यह उसको कम करती है। तो नॉर्मली अगर हम देखें कि भाई ये आर्टरी डिजीज है क्या, तो जो आर्टेरियल डिजीज है वह वास्तव में किसी व्यक्ति के जो सामान्य कार्य हैं उनके द्वारा भी यह जो नस हैं, जो उसकी धमनियां हैं, उनको किसी ना किसी वजह से ब्लॉक करने की जो इनिशियल स्टेज है वो क्या है, आर्टेरियल डिजीज कहलाती है। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं? लक्षण यहाँ पर पर्दीय जो धमनी रोग से ग्रस्त कुछ लोगों को किसी प्रकार के लक्षण महसूस नहीं होते, क्योंकि यह एक सामान्य प्रक्रिया होती है। शरीर में दर्द हो जाना, किसी भाग में छोटा मोटा प्रॉब्लम्स हो जाना, ये नॉर्मली मानव शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया होती है। तो इसलिए इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक बहुत भयंकर स्थिति है, तो इसको लोग सामान्य तौर पर दिन प्रतिदिन महसूस करते ही रहते हैं। कुछ लोगों को इसके कारण टांग जो पैर है, पैरों से चलने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। कुछ मिनट आराम करने पर यह ठीक हो जाता है। तो जनरली यह इंटरमिटेंट कॉलिडिकेशंस कहलाता है मेडिकली भाषा में। इसको इंटरमिटेंट कॉलिडिकेशन कहते हैं कि चलते चलते जो पैर हैं, पैरों की नसें अकड़ गई या उसमें जकड़न हो गई या उसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको सामान्य प्रक्रिया माना जाता है। पर्दीय धमनी रोग के संकेतों में जो लक्षण होते हैं वह सामान्य तौर पर, सामान्य स्थिति में हम कुछ ऐसे लक्षण यहाँ पर लिख रहे हैं जिससे आप उसकी पहचान बड़े स्पष्ट तौर पर कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहला लक्षण है कि जब आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, चलने या सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने में जो
जांघ, पिंडली, कूल्हे की मांसपेशियां हैं। कूल्हे की मांसपेशियों में ऐंठन, जकड़न या दर्द महसूस होना। ऐंठन, जकड़न या दर्द महसूस होना। दूसरा, जो टांग है उसमें सुन्न, उसका सुन्न होना या कमजोरी महसूस करना। सुन्न होना। जो पैरों की उंगलियां हैं, टांग है, इनमें दर्द महसूस करना, मैंने यहां पर लिख दिया एक ही बात में। यहां मैंने वर्ड यूज किया था जांघ, पिंडली, कूल्हे की मांसपेशियां। इसको आप यह लिख सकते हैं कि पैरों की उंगलियों में दर्द महसूस होना और नाखूनों का धीरे धीरे बढ़ना। इसके नाखूनों का धीमा विकास। जो पैर की त्वचा है वह चमकदार दिखाई पड़ती है। टांग और पैरों की नसें कमजोर हो जाती हैं। यहाँ पर यह एक सामान्य घटना होती है। इसके कारण इसमें किसी व्यक्ति का जो इस रोग से पीड़ित है उसका सामान्य घटना होने के कारण डॉक्टर को तुरंत दिखाना अत्यंत आवश्यक नहीं होता। परंतु जब पैर में कमजोरी महसूस हो या टांगें सुन्न हो जाएं, दर्द अत्यधिक बढ़ जाए या अन्य कोई ऐसा लक्षण जिससे आपको बहुत पीड़ा होती है, ऐसी स्थिति में चूंकि यह उम्र के साथ उम्र बढ़ने का एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि जब उम्र बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में ये रोग सामान्य तौर पर उभर जाते हैं। अब जो समस्याएं होती हैं इनको उम्र बढ़ने की समस्या समझकर अनदेखी करना कभी कभी हानिकारक सिद्ध होता है।
ऐसी परिस्थिति में जब इस प्रकार की समस्या हो रही हो तब डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य होता है। यदि आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज से संबंधित किसी प्रकार का लक्षण महसूस नहीं होता है, तब जो डॉक्टर को दिखाने की प्रक्रिया है वह इन परिस्थितियों में तो 100% दिखाए। सबसे पहली परिस्थिति हम यहाँ पर लेते हैं कि अगर व्यक्ति की उम्र 65 साल से ऊपर हो गई, उस स्थिति में आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। यदि आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है और आप डायबिटीज के पेशेंट हैं या आप धूम्रपान करते हैं, ऐसी स्थिति में अगर आपके शरीर में पैरों में सुन्नाहट, जिसको सुन्न होना या ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाना की स्थिति होती है, गांव की भाषा में कहते हैं चैटी चल रही है पैरों में, तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आपके समक्ष आती हैं और आप 50 साल से ऊपर हैं और डायबिटीज़ या आप जो स्मोकिंग कंडीशन है वह करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप तत्काल डॉक्टर के पास चले जाएं। यदि आपकी उम्र 50 साल से कम है और आपको अन्य कोई ऐसा रोग है जो परिधीय धमनी रोग होने पर खतरा उत्पन्न कर सकता है, उदाहरण के तौर पर हाई ब्लड प्रेशर, जो मैंने स्थूलता आपको कल बताया था, स्थूलता में भी अगर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें और अपना इलाज स्टार्ट करें। ये मेन कंडीशंस हैं। परिधीय धमनी रोग इतना आसान नहीं जितना हम लोग समझते हैं और इतना सरलीकृत नहीं है कि इसका तत्काल इलाज संभव है। परिधीय धमनी रोग क्यों होता है, इसके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं? आमतौर पर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज अक्सर एथेरोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन है, उसके कारण उत्पन्न, जो एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन है उसमें धमनियों में वसायुक्त प्लाक, एक प्रकार का मैल जिसको कहते हैं, जम जाता है, जिससे रक्त का बहाव जो है वह धीरे धीरे कम होता चला जाता है। आमतौर पर यह जो बीमारी है ज़्यादातर हृदय से संबंधित मानी जाती है, लेकिन यह शरीर के अन्य हिस्सों में मौजूद धमनियों को भी प्रभावित कर देती है। यानी एक प्रकार की हार्ट डिजीज जो है वो इनिशिएट कंडीशंस होती है किसकी, इस पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। जब एथेरोस्क्लेरोसिस हाथ और पैरों को खून जमाने वाले धमनियों में होता है, जिनसे रिलेट करता है हाथ और पैर, तो ऐसी स्थिति को परिधीय धमनी रोग कहा जाता है, जिसको हम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बोल रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है ये वास्तव में कहाँ से शुरू हुई, जो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है वहाँ से स्टार्ट होती है। बहुत कम मामलों में रक्त वाहिकाओं में सूजन आती है, हाथ पैरों में चोट लगती है, मांसपेशियां या लिगामेंट्स की शारीरिक रचना ठीक नहीं होती, या रेडिएशन थेरेपी के संपर्क में आने पर ये एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बन जाती है। ये जो चीजें हैं ये मेनली इस प्रकार की स्थिति परिस्थितियों में पैदा होती है। अब इस रोग का खतरा कब बढ़ता है, ये जो इसके कारकीय स्थिति है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जब 50 साल से ऊपर की उम्र होती है, इसके जो कारण हैं
यहाँ पर हम कारणों का वर्णन कर देते हैं। पहला है 50 वर्ष से अधिक उम्र पर यह सामान्य सी घटना स्टार्ट होती है जब व्यक्ति धूम्रपान करता है, जब धूम्रपान की जो स्थिति होती है जब व्यक्ति को डायबिटीज हो, जब व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो, जब व्यक्ति के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल कंडीशन हो, जब व्यक्ति के पेट की चर्बी की मात्रा बढ़ रही हो, व्यक्ति में किडनी रोग जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसमें किडनी रोग हो, ऐसी स्थिति में ये जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है यह बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है। ये जटिलता का सबसे बड़ा कारण है। एशिया में रहने वाले लोगों के मुकाबले अफ्रीका और अमेरिका में यह रोग बढ़ने का खतरा लगभग 2 गुना होता है। अब बात करते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। एक बार इसे देख लीजिएगा। ये यहाँ पर इसके लक्षण दिखाए गए हैं। मैं एक बार पास से दिखाई देता हूँ इसे। ये लक्षण यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये इसके कारण यहाँ पर अभी तक बताए गए हैं। इन चीज़ों का अभी तक हमने आपको लिखवाया है और इसके विषय में बताया है। अब बात करते हैं इसके रोकथाम की।
जो इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। यहाँ पर हमने 2-3 कारण इसके बताए। उस स्थिति में सबसे पहले हमने बताया था कि यह जो है टांग में दर्द, टांगों से संबंधित समस्या इसमें विकसित होती है। तो अगर हम स्वस्थ जीवन शैली का उपयोग करें ऐसी परिस्थिति में, या जीवन शैली अपनी जो आधुनिक जीवन शैली जो हमारी चल रही है उसमें कुछ बदलाव कर दें, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर जो पर्दीय धमनी रोग है उसमें कुछ हद तक रोकथाम की जा सकती है। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा था धूम्रपान करना। तो भाई ये ऐसी चीज़ है कि जिसे छोड़ा जा सकता है। सबसे पहले धूम्रपान ना करें। नंबर 2, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो जो ब्लड शुगर है, डायबिटीज होने पर ब्लड शुगर कंट्रोल करें। ब्लड शुगर कंट्रोल करने का मतलब जिन चीज़ों को से शुगर होने की ज़्यादा स्थिति बनती है उन चीज़ों का सेवन ना करें। बात आती है यहाँ पर हमने और लिखा था कि ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, पेट में चर्बी बढ़ना और आपका किडनी रोग, इसके विषय में हमने लिखा था। अगर आप स्वस्थ दिनचर्या अपनाते हैं और आप अपने शरीर को थोड़ा सा मूवमेंट देते हैं अर्थात एक्सरसाइज करते हैं, तो एक एक्सरसाइज मैंने शुरुआत में बताया था कि एक्सरसाइज अधिक मात्रा में करने पर भी यह रोग उत्पन्न होता है। एक जनरल एक्सरसाइज जिसको कहते हैं स्वस्थ एवं सामान्य व्यायाम आप करें, तो ऐसी स्थिति में आपका जो ये पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है ये आपको नहीं। जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें वसा की जो मात्रा है, मैंने यहाँ पर लिखा था कि वसा के जमने के कारण, आपको बताया था कि वसा के जमने के कारण रोग होता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जिसमें वसीय पदार्थ जो है वे कम हों। जो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की बात आई थी, तो इनके और ब्लड प्रेशर का स्तर सामान्य रखें। इनके लिए आप प्रयासरत रहें। जो वजन है, मैंने कहा था कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर जो आपका ये स्थूलता रोग है उसमें ये ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो शरीर का जो वजन है वह सामान्य रखें। अब बात करते हैं
बात करते हैं कि अगर इस तरीके का रोग हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप किस प्रकार के जो टेस्ट्स हैं डॉक्टर्स इसमें बता सकते हैं, या किस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर बनती हैं जिनकी सहायता से हम इन चीज़ों को, इस रोग के जो लक्षण होते हैं उनको देख करके हम यहाँ पर उसको पहचान लेते हैं, या डॉक्टर इसमें किन किन परीक्षणों का इस्तेमाल करता है। देखिए, सामान्य स्तर पर जो चीज़ें हैं, जैसे त्वचा चमकदार होना, पैरों के नाखून बहुत कमज़ोर हो जाना, टांग की नसें जो हैं वो, या नाड़ी है वह कमज़ोर पड़ जाती है, जो पैर हैं जब शुगर बढ़ता है तो पैर में छाले पड़ जाते हैं। ऐसी स्थितियों में हम यह मानते हैं कि डॉक्टर परीक्षण के लिए आप लोगों को कह सकते हैं। तो जो परिधीय धमनी रोग होते हैं उसमें जो टेस्ट्स हैं वे मेन कौन से हैं? इसमें कुछ टेस्ट आपको डॉक्टर बता सकता है, जिसमें ABI एक टेस्ट होता है, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। एंकल ब्रेकियल इंडेक्स होती है ABI, ये परीक्षण कराया जाता है। इसमें अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें नसों के अंदर की स्थिति का जायजा लिया जाता है। एंजियोग्राफी कराई जाती है। और जो हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह है इसके लिए ब्लड टेस्ट हो। ये इसमें सामान्य तौर पर इसमें जो परीक्षण हैं इनकी सहायता से आप क्रियाशील हो सकते हैं कि भाई इनसे हम पता कर सकते हैं। इसका उपचार कैसे किया जाता है? पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज जो होती है इसका उपचार जीवन शैली में बदलाव लाकर, कुछ स्पेशल दवाइयाँ जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, कुछ सर्जिकल प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके होता है। अब आप जैसे जीवन शैली में मैंने कहा कि जीवन शैली में बदलाव कर, यहाँ पर लिखा था कि भाई जीवन से धूम्रपान ना करें, डायबिटीज़ हैं, पेशेंट हैं तो संतुलित आहार लें, जो फैट की मात्रा है वह कम से कम कंडीशंस में करें, जो एक्सरसाइज है वह स्वस्थ और सामान्य व्यायाम आप करें, जो स्वास्थ्य संबंधी अन्य जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर को, शुगर को कंट्रोल रखना है, वजन को सामान्य रखना है, इस प्रकार की स्थितियों का आप कंटिन्यू रखें। ये इसके लिए आप प्रयासरत रहें। इसके अलावा जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ का कारण बनने वाली अंदरूनी शारीरिक समस्याएं हैं उनका अलग अलग दवाओं से इलाज कराते रहें। मैंने कहा था जैसे किडनी रोग हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, तो इनके लिए आप लगातार क्रियाशील रहें। ऐसा ना हो कि आप इनमें कोई कोताही बरतें। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं ये अधिक मात्रा में ना लें। जो सामान्य स्तर, जो डॉक्टर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जिस मात्रा में दवाइयों का सेवन करने के लिए आपको बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रयासरत रहें। खून का जो धब्बा थक्का होता है
ये क्या बोलते हैं इसको, क्लॉटिंग। जब ये जो क्लॉटिंग की स्थिति है इससे आप बचें, क्योंकि यह इसकी सबसे जटिल क्रिया होती है और इसमें ऑपरेशन तक आपको कराने होते हैं। अगर हमने सामान्य स्थिति में ये जो धमनी कठोरता या ये पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होती है, इसमें एक विशेष प्रकार की सर्जरी कराई जाती है जिसको रिवास्कुलराइजेशन कहा जाता है। यदि टांगों में अधिक दर्द होता है और रोजाना की गतिविधि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में रिवास्कुलराइजेशन सर्जरी कराने का सुझाव डॉक्टर आपको दे सकता है। रिवास्कुलराइजेशन जो है ये दो प्रकार से, इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है एंजियोप्लास्टी। इस प्रक्रिया में रक्त वाहिका के अंदर एक छोटा सा गुब्बारा डालकर फुलाया जाता है, जिससे संकुचित हुई धमनी खुल जाती है। ये एंजियोप्लास्टी कहलाती है। ये रिवास्कुलराइजेशन आप समझ गए कि ये एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें आप दो प्रकार से की जाती है। एक एंजियोप्लास्टी जिसमें एक छोटा सा गुब्बारा डालकर उसे फुलाया जाता है और जो ब्लॉक संकुचित हुई धमनी है, ब्लॉक धमनी है, वह खुल जाती है। दूसरा है आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ये क्या है? इस सर्जरी प्रक्रिया में शरीर के किसी दूसरे हिस्से से रक्त वाहिका को निकाला जाता है और उसकी रुकी हुई धमनी को बाईपास करने के लिए लगा दिया जाता है। एक तरीके की बाईपास सर्जरी कंडीशन से ही आप समझ रहे हैं कि इसमें क्या किया जाता है। जो इसकी जटिलताएं हैं, अब हम उसके विषय में आपसे यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। ये लगभग टॉपिक कवर हो चुका है। यदि रक्त वाहिकाओं में प्लाक जमने मतलब कोई स्ट्रोक की कंडीशंस हो रही है, कोई जो ब्लड की जो महल है वो उस धमनी के अंदर रक्त वाहिकाओं में जम रहा है, के कारण पर्दीय धमनी रोग होता है, जो कई समस्याओं को जन्म देता है। सबसे पहली समस्या है क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया। ये क्या होता है? यह समस्या पैर या टांग में घाव, चोट, इन्फेक्शन के रूप में शुरू होती है और इन घाव चोटों में संक्रमण अधिक बढ़ जाता है और इसके कारण त्वचा में ऊतक नष्ट हो जाते हैं और एक विशेष प्रकार का संक्रमण जिसे कहते हैं गैंग्रीन संक्रमण कहते हैं, वो इसमें हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रभावित हिस्से को काटकर ही उसे अलग करना होता है। अगर सामान्य स्थिति में, मैं उस चीज के विषय में पहले बता चुका हूं कि अगर कहीं पर खून जम जाए या किसी भी तरीके से जो धमनी है वो ब्लॉक हो जाए वसा जमने के कारण, तो स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी बीमारियां इसमें जन्म ले सकती हैं।
ये इसकी सबसे जटिलतम स्थिति है जिसका वर्णन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखते हुए आप स्वस्थ रहें, क्रियाशील रहें, अपने कार्य को लगातार पूर्ण रूप से करते रहें। यहाँ पर मैं जो अभी आपको कराया है उसको एक बार दिखाई देता हूँ और इसके बाद आप अपने कार्य को ये यहाँ रोकथाम के विषय में यहाँ पर चर्चा की थी। इसके जो परीक्षण बताए थे, ये सर्जरिकल स्टेप्स हैं। 2 प्रकार की सर्जरी इसमें कराई जाती है। रिवास्कुलराइजेशन की स्थिति है, एंजियोप्लास्टी और पास ग्राफ्ट, इसके विषय में अभी जानकारी उपलब्ध कराई थी। इन चीज़ों से आप कंटिन्यू, ये एक सामान्य रोग है जिसके बारे में जानकारी होना अत्यंत अनिवार्य है। स्वस्थ रहने की आशा के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे।